हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पर। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। अब हम आपको बताएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ही पढ़ाएंगे, तो हिस्ट्री के बारे में अब आपको डिटेल में बताते हैं। इसमें पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रवाद यानी अपने ही देश से लगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद समाजवाद एवं साम्यवाद अभी ये बता रहे हैं आपको। इसके बाद हम एक एक करके आपको बताते हैं इसका मेन अर्थ क्या है, कैसे इसको समझते हैं। उसके बाद तीसरा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे हिंद चीन नाम दिया गया है, किस तरीके से इसको कहा गया है कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद, इसके बारे में हम बताएंगे एक एक करके, अभी बता रहे हैं। फिर अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में बताएंगे। शहरीकरण 6 चैप्टर है, शहरीकरण और शहरी जीवन। उसके बाद व्यापार और भूमंडलीकरण। उसके बाद 8वां है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इसके बारे में हम बताते हैं एक एक करके। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हम बताते हैं। राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद का अर्थ, इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रीय चेतना का उदय, राष्ट्रीय चेतना का उदय, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना यानी भावना, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना यानी अपने ही देश से लगा, अपने ही देश से लगा। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से लगाव, प्रेम, ठीक है। ये हो सकता है राजनीति के मामले में, आर्थिक यानी अर्थ के मामले में, सामाजिक यानी समाज के मामले में, और संस्कृति अपने संस्कृति के मामले में, और भौगोलिक, ठीक है। जब हम 1 चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर में। 8वां चैप्टर हम आपको बता दे रहे हैं किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से बताया जाएगा। दूसरा आ जाएगा हम लोग का, जैसा कि स्क्रीन पर हम बता चुके हैं पहले। दूसरा साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। बड़ा ही कठिन शब्द है, समाजवाद एवं साम्यवाद। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि डिफरेंट तो बहुत है, इसके बारे में जब हम 2 लेसन पढ़ेंगे तो अच्छे से बताएंगे। यहाँ पर कुछ बातें हम लोग समझते हैं जो कि ज़रूरी है। ये दोनों में पहला होता है कि समानता होता है। समानता यानी दोनों में एक ही बात कही गई है, कुछ बातें एक ही कही गई है। समानता जैसे कि इसमें बताया गया है कि उत्पत्ति के साधन, जो भी साधन है हमारे पास, एवं कारखाने, ठीक है, एवं
धन संपत्ति, धन संपत्ति पर समाज, समाज, समाज का अधिकार होता है। समाज, समाज यानी कि सरकार का, सरकार का, सरकार का अधिकार होता है, अधिकार होता है। समानता ये है कि उत्पत्ति के साधन, जो भी साधन है, कारखाने, धन संपत्ति, ठीक है, जो भी चीज़ है समाज में, वो सब के सब निजी लोगों के हाथ में ना होकर सरकार के हाथों में होता है। यानी जो भी निजी लोग हैं, जो भी जिनके पास जो चीज़ है, उनके हाथों में ना होकर सरकार के हाथों में होता है। समानता ये है। डिफरेंट ये है, इसको डिफरेंट थोड़ा सा समझते हैं। डिफरेंट ये है कि इसमें समाजवाद में हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कार्य के अनुसार वेतन मिलता है। सबसे बड़ा डिफरेंट, कार्य के अनुसार वेतन मिलना, वेतन मिलना, यानी जिसमें जितना क्षमता है, जितना कार्य कर सकता है, उतना ही वेतन मिलेगा, ठीक है। बट साम्यवाद में क्या है? आवश्यकता के अनुसार, क्या है? आवश्यकता, सबसे बड़ा डिफरेंट, आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलना। ये नहीं कि हम ज़्यादा कार्य कर लिए हमें ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं, जितना आवश्यकता है उतना ही मिलेगा। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंट यही है। और इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जानेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे, तो और अच्छे से इसमें जानेंगे। बस थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता रहे हैं कि किस तरीके से चैप्टर पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे आप लोगों को। उसके बाद तीसरा नंबर आता है थ्री लेसन। थ्री लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंद, हिंद चीन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन। राष्ट्रवाद का अर्थ तो बता ही चुके हैं, यहाँ पर भी राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ। हिंद चीन, हिंद चीन नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? ठीक है, हिंद चीन, हिंद चीन है कहाँ? ये आपका भारत हो गया, ठीक है। ये बात नहीं है कि ये पूरा चीन का, चाइना का पार्ट है, ऐसा बात नहीं है। ये हिंद चीन ये बताया गया है, इसका इधर पार्ट है, ये पार्ट है, यहाँ हिंद चीन है, ठीक है। इसमें हिंद चीन में हम लोग 3 देशों के बारे में अधिकतर पढ़ेंगे। यानी यहाँ वियतनाम, वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे। हिंद चीन में वियतनाम आते हैं, वियतनाम, वियतनाम में 2 पार्ट होते हैं, वियतनाम में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें तोकिन होता है, इसमें तोकिन, तोकिन के बारे में पढ़ेंगे और अन्नाम के बारे में पढ़ेंगे, अन्नाम। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा लाओस, क्या होगा? लाओस। उसके बाद कंबोडिया, 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 इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हिंद चीन में तीन देश आते हैं हिंद चीन में, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। कंबोडिया में हमारा जो है क्या है? अंकोर वाट का मंदिर, क्या है? डिटेल में जानते हैं इसको। नक्शा देख लीजिए कहाँ है, किस तरीके से है। कंबोडिया, कंबोडिया में हमारा है
कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। क्या है? अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर जिसे बनवाया था किसने? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था इस मंदिर को। पहले हिंदी चीन इसका नाम इसलिए पड़ा कि पहले यहाँ पर भारतीय राजाओं का शासन था। जैसे कि कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। उसके बाद क्या हुआ कि प्राचीन काल में था हिंदू, वहाँ पर शासन था हिंदुस्तान का। उसके बाद 16वीं शताब्दी में मध्यकाल में इसका पतन हो गया, भारतीय संस्कृति का पतन हो गया वहाँ पर। उसके बाद चीन का आ गया शासन, ठीक है। चीन के राजाओं ने वहाँ पर जो भी जैसे भी शासन किया और वहाँ पर मिली जुली संस्कृति आ गई। यहाँ पर हम आपको बता दें कि बौद्ध धर्म का प्रभाव था। सबसे अधिक किसका प्रभाव था? बौद्ध धर्म का प्रभाव था। बौद्ध धर्म का प्रभाव था, ठीक है। हिंदी चीन में बौद्ध धर्म का प्रभाव था। 16वीं शताब्दी के पतन के बाद यहाँ पर दोनों राष्ट्र मिल गए, ठीक है ना। इसी की वजह से दोनों राष्ट्रों का मिलीजुली संस्कृति आ गया, इसलिए इसको हम कहते हैं हिंदी चीन में राष्ट्रवाद। हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, यहाँ पर भी जितने भी यूरोपवासी थे वो लोग यहाँ पर आकर शासन करने लगे हिंदी चीन में, जैसे कि भारत में करते थे उसी प्रकार यहाँ पर भी करने लगे। पहले जो भी पुर्तगाली आए, ठीक है, यहाँ पर भी वो लोग आकर शासन करते थे। उसके बाद सारे लोग यूरोप के आए, स्पेनिश आए, इंग्लैंड वासी जो भी है सारे लोग यहाँ पर आए, यूरोप वासी यहाँ पर आए और यहाँ पर भी अपना अधिकार जमाने लगे जैसे कि भारत में हुआ। इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ। उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा लेसन हम आपको बता दें कि किस तरीके से पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कैसे चैप्टर पढ़ना है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। ये तो सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। भारत में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद जैसे पढ़ें, राष्ट्रवाद का मतलब बताएं। इसी प्रकार समाजवाद, साम्यवाद के बारे में हम बताएं। समाजवाद या साम्यवाद बता दें कि वो भी रूस का ही है, रूस में राष्ट्रवाद, ठीक है। उसके बाद थ्री लेसन हम लोग पढ़े हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। उसके बाद 4 लेसन हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। सारा मिला जुला है, ठीक है। यहाँ पर भी यूरोपवासी आए, यहाँ पर अधिकार किए, हमारे भारत को क्या किए? उपनिवेश बनाए, ठीक है। गुलाम बनाए, उपनिवेश बनाए यानी गुलाम बनाए और यहाँ के लोगों को शोषण किया। यूरोपवासियों ने अधिक मात्रा में शोषण किया। इसी शोषण को लेकर भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगी और यहाँ पर भी आंदोलन हुआ। बहुत सारे आंदोलन हुए यहाँ पर, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी बहुत प्रकार के आंदोलन चलाए, ठीक है। उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में और हम भी आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे इसके बारे में। उसके बाद 5वां चैप्टर में है हम लोग का अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में पढ़ेंगे 5 लेसन में। अर्थ का व्यवस्था कैसे होगा?
अर्थ का व्यवस्था, अर्थ यानी रुपया पैसा, रुपया पैसा। इसका व्यवस्था कैसे होगा? इसका व्यवस्था दो तरीके से करते हैं। गांव में अलग होता है, शहरों में अलग होता है। गांव में अलग होता है, शहरों में अलग तरीके से करते हैं। गांव में अर्थ का व्यवस्था करते हैं कृषि और पशु पालन से, ठीक है। शहरों में करते हैं फैक्ट्री में काम करके, ठीक है, यानी कारखानों से करते हैं, कारखानों में काम करके, लघु उद्योग करके या फिर मजदूरी करके अर्थ का व्यवस्था करते हैं। क्यों? आजीविका के लिए। आजीविका यानी जीवन यापन। किस तरीके से हमारा जीवन यापन होगा? जीवन यापन में ज़रूरी है जो भी हमारी आवश्यक वस्तु है, रोटी कपड़ा मकान जो भी है, इन चीज़ों का ज़रूरी है, ठीक है, हमारे जीवन यापन में। ये कैसे, इसका पूर्ति कैसे होगा? अर्थ से होता है। अर्थ कहाँ से आएगा? दो तरीके से आता है, गांव में शहरों में अलग अलग तरीके से आता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब। उसके बाद 6 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे शहरी एवं शहरीकरण। शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण क्या है इसको हम समझते हैं, उसके बाद समझेंगे शहरी जीवन। शहरीकरण यानी गांव को कस्बों और छोटे शहरों में बदलना, ठीक है। गांव को छोटे शहरों एवं कस्बों के रूप में बदलना। शहरीकरण का यही मतलब होता है, गांव को छोटे शहरों एवं कस्बों के रूप में बदलना, यही हमारा है शहरीकरण। उसके बाद शहरी जीवन। शहरी जीवन कैसा होता है शहरी जीवन? शहरों में जो भी आजीविका हमारा होता है, जीवन यापन करते हैं किसके माध्यम से? उद्योग, उत्पादन एवं उद्योगों से, ठीक है। शहरों में जो प्रदूषण, जो वायुमंडल हम लोग का होता है शहरों का, वो क्या होता है? गांव की अपेक्षा प्रदूषित होती है, ठीक है। लेकिन शहरों में क्या होता है? शहरों में जो भी व्यवस्था है, जैसे शिक्षा का व्यवस्था, ठीक है, शिक्षा का व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, ये सब जो भी व्यवस्थाएं हैं, ये सब आसानी से उपलब्ध होती है, ठीक है, ये सब आसानी से उपलब्ध होती है। यही हमारी शहरी जीवन। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब। फिर 7 चैप्टर है हम लोग का। 7 चैप्टर व्यापार।
व्यापार और भूमंडलीकरण, व्यापार और भूमंडलीकरण। ठीक है, व्यापार यानी ट्रेड, बिजनेस, इसका जो व्यापार हम लोग करते हैं इसका संबंध क्रय विक्रय से है, क्रय विक्रय से है। जैसे चीज़ों को खरीद कर दूसरे से बेचना, इससे है, इसी को तो व्यापार कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। पहले जो हम लोग का क्रय विक्रय का जो सिस्टम था, हम लोग क्रय विक्रय करते थे, उसका सिस्टम क्या था? वस्तु विनिमय था, वस्तु विनिमय था। विनिमय यानी हम वस्तु के बदले में वस्तु लेते थे या फिर देते थे। अब क्या है, आज के आधुनिक युग में क्या है कि हम लोग वस्तु के बदले वस्तु नहीं, वो भी दे सकते हैं, बट वस्तु के बदले हम लोग क्या लेते हैं या फिर देते हैं? धातु। ठीक है ना, धातु यानी सिक्का और जो भी धातु पत्र या फिर रुपया पैसा जो भी है, इसके माध्यम से हम लोग वस्तु को लेते या फिर देते हैं। ठीक है, ये सिस्टम है हम लोग के यहाँ आधुनिक युग में बदल चुका है। भूमंडलीकरण, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद भूमंडलीकरण के बारे में बता देते हैं। इसका संबंध जो है विश्व बाजार से है, विश्व बाजार से है। ठीक है, इसका संबंध जो है विश्व बाजार से है। विश्व बाजार यानी जो भी सारे देश, जितने भी देश हैं, सारे देश का जो भी वस्तु है वो एक जगह होना, एक जगह खरीद विक्रय करना। जैसे हमारा देश में है, भारत की वित्तीय राजधानी जिसको बोलते हैं, आर्थिक राजधानी मुंबई है। ठीक है, तो विश्व बाजार का यही मतलब होता है कि जितने भी जो भी देश है, वो सारे देश को सामान को एक बाजार में बेचना, खरीदना या फिर बेचना। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं भूमंडलीकरण। और इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। आते हैं प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति, राष्ट्रवाद के बारे में बता चुके हैं, इसके बारे में बताएंगे अच्छे से, 8 लेसन पढ़ेंगे तो। प्रेस संस्कृति यानी प्रिंट, छपाई। ठीक है, जब हमारे देश में कागज़ नहीं था या फिर छपाई नहीं होता था, तो उस समय का ग्रंथ या लेख नहीं है, ज़रूर है। कैसे लिखते थे? तो उस समय जब प्रिंट नहीं था, छपाई नहीं होता था, कागज़ नहीं था, तो कागज़ के बदले किस पर लिखते थे, कैसे लिखते थे? ठीक है, तो हाथों से लिखते थे। कैसे लिखते थे? हाथों से नहीं लिखते थे। जब छपाई खाना नहीं था तो हाथों से लिखते थे। ठीक है, हाथों से लिखते थे। कोई भी ग्रंथ या लेख हाथों से लिखते थे। छपाई खाना नहीं था तो, और किस पर लिखते थे? ग्रंथ या लेख किस पर लिखते थे? कागज़ तो था ही नहीं, किस पर लिखते थे? कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से प्रिंटर मशीन आया, गुटेनबर्ग किस तरीके से लेकर आया, ये हम 8 लेसन में पढ़ेंगे। और ग्रंथ और लेख कागज़ जब नहीं था तो उस समय ताम्रपत्र पर लिखते थे, ताम्रपत्र पर, ताड़पत्र पर। ठीक है, कागज़ नहीं था तब। और भोजपत्र पर लिखते थे। किस पर? भोजपत्र पर। इस तरीके से 8 लेसन में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब हमारा वीडियो आएगा तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल पर बनी रहिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला वीडियो लेकर आएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। देखते रहिए। धन्यवाद।